क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्ते। कभी सोचा है कि पानी में नमक जैसी कोई चीज मिलाने पर असल में होता क्या है? आज हम इसी के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा काम पानी के एक बहुत ही जरूरी गुण यानी उसके वेपर प्रेशर को बदल देता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि वाष्प दाब का अवनमन क्या है, फिर देखेंगे कि इसका आपेक्षिक अवनमन क्यों इतना जरूरी है। इसके बाद राउल्ट के नियम पर बात करेंगे और फिर देखेंगे कि विलेय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है। और आखिर में परीक्षा के लिए कुछ खास बातें। तो सबसे पहला सवाल, जब हम किसी लिक्विड में कुछ घोल देते हैं तो उसके वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का आखिर होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो जो सॉल्यूशन बनता है ना, उसका वेपर प्रेशर हमेशा हमेशा प्योर लिक्विड से कम होता है। और इसी कमी को, इसी गिरावट को केमिस्ट्री में वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ये बहुत दिलचस्प है। सोच कर देखिए कि लिक्विड की जो सतह है वो एक तरह का एग्जिट गेट है जहां से मॉलिक्यूल्स उड़कर भाप बनते हैं। अब जैसे ही हम इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कोई ऐसी चीज जो खुद भाप नहीं बनती, जैसे नमक डालते हैं, तो उसके पार्टिकल्स इस एग्जिट गेट पर जगह जगह खड़े हो जाते हैं, वो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। इससे क्या होता है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और हाँ, इस गिरावट को हम गणित से नाप भी सकते हैं। बहुत ही आसान है। ये जो डेल्टा पी है यानी वाष्प दाब में जो कमी आई है, वो बस प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर में से सॉल्यूशन के प्रेशर को घटाकर निकाल लिया जाता है। बस इतना ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि प्रेशर कितना कम हुआ। जो चीज असल में मायने रखती है वो है रिलेटिव गिरावट, मतलब ओरिजिनल प्रेशर के मुकाबले ये गिरावट कितनी है। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये जानना कि किसी ने 5 किलो वजन कम किया, ये एक बात है, लेकिन ये जानना कि उसने अपने टोटल वजन का 10% कम किया, ये ज्यादा जानकारी देता है। बस यही है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, गिरावट का अनुपात। तो यहाँ सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये जो रिलेटिव लोअरिंग है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसे हिंदी में अणु संख्यक गुणधर्म कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में चीनी घुली है या नमक। फर्क इस बात से पड़ता है कि कितने पार्टिकल्स घुले हैं। ये पूरा खेल पार्टिकल्स की गिनती का है, उनकी पहचान का नहीं। अच्छा, तो अगर ये सब कुछ पार्टिकल्स की संख्या पे ही निर्भर करता है, तो फिर कोई ना कोई नियम तो होगा जो इस रिश्ते को गणित में बांधता हो। जी हाँ, बिल्कुल है। और इसी नियम को हम कहते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बहुत ही कमाल की और सीधी सी बात कहता है। ये कहता है कि वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव गिरावट होती है वो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के ठीक बराबर होती है। मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स का जो हिस्सा है, गिरावट भी ठीक उतनी ही होगी। और ये रहा वो समीकरण जो इस पूरे रिश्ते को दिखाता है। देखिए, लेफ्ट साइड में है वो चीज जिसे हम लैब में नाप सकते हैं, यानी प्रेशर में आई गिरावट, और राइट साइड में है x2 जो कि सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, मतलब हमने कितना सोल्यूट मिलाया है। ये कारण और प्रभाव का सीधा कनेक्शन है। और बस एक छोटा सा रिमाइंडर, ये x2 यानी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? ये बस सोल्यूट के मोल्स को सोल्यूशन के टोटल मोल से डिवाइड करके निकाला जाता है। सिंपल। अब ये जो कुछ भी हमने पढ़ा, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका एक बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। केमिस्ट इस नियम का इस्तेमाल करके अनजान पदार्थों का पता लगाते हैं। एक तरह से ये केमिकल जासूसी जैसा है। अब देखिए, असल में जब हम लैब में काम करते हैं तो ज़्यादातर सॉल्यूशंस बहुत डाइल्यूट होते हैं, मतलब सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूट बहुत ही कम होता है। तो हम एक छोटा सा शॉर्टकट ले सकते हैं। क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स N2 इतने कम हैं, तो हम टोटल मोल्स N1 + N2 को लगभग सॉल्वेंट के मोल्स N1 के बराबर मान सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो अब इसी आसान किए हुए फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम अपने असली मकसद तक पहुंचेंगे। हम इस सिंप्लीफाइड लॉ से शुरू करते हैं, फिर इसमें N1 और N2 की जगह उनकी परिभाषा यानी मास अपॉन मोलर मास रख देते हैं, और आखिर में बस थोड़ी सी मैथ्स लगाकर इक्वेशन को M2 यानी सॉल्यूट के मोलर मास के लिए सॉल्व कर लेते हैं। और ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला,
ये सच में कमाल की चीज़ है। सोचिए, हम सिर्फ वेपर प्रेशर में आए एक छोटे से बदलाव को नापकर और ये जानकर कि हमने कितना सल्यूट और सॉल्वेंट मिलाया है, हम उस अनजान सल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर मास पता लगा सकते हैं। केमिस्ट्री में ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। चलिए, अब आखिर में 2 बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये पॉइंट्स इस टॉपिक की पूरी समझ के लिए और खासकर एग्जाम्स के लिए बहुत काम के हैं। पहली बात, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दूसरी बात, अगर हमारा सल्यूट पानी में जाकर टूट जाता है, जैसे नमक Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है, तो क्या होगा? तो पार्टिकल्स की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर पार्टिकल्स की संख्या बढ़ी तो असर भी ज्यादा होगा। तो इस बढ़ी हुई संख्या को संभालने के लिए हम एक करेक्शन फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आई या वैन हॉफ फैक्टर कहते हैं। ये आई बस हमें ये बताता है कि एक यूनिट से कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं। जैसे NaCl के लिए आई की वैल्यू लगभग 2 होगी, क्योंकि इससे 2 आयंस बनते हैं। बस इस आई को हमारे पुराने फॉर्मूले में गुणा कर देने से वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी एकदम सही हो जाता है। तो ये थी वाष्प दाब अवनमन की पूरी कहानी। पर जाने से पहले एक सवाल। राउल्ट का नियम तो तब काम करता है जब सल्यूट नॉन वॉलेटाइल हो, लेकिन क्या होगा अगर सल्यूट खुद भी भाप बन सकता हो? तब किन नई बातों का ध्यान रखना होगा? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।